आओ दोस्तों, न्यूटन्स के लॉ समझते हैं। तीन लॉ ब्रशअप कर लेते हैं अगर आप जानते भी हो तो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया जाता है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। जो चीज़ रुकी है, जैसे ये टेबल या ये मार्कर पड़ा है जो यहाँ पे, अगर ये रेस्ट में है, स्टेशनरी है, तो ये सालों साल स्टेशनरी रहेगा, हिलेगा ही नहीं। एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, अब मोशन मतलब जिसको गति है, जैसे रोलिंग मार्बल हो सकता है या रोलिंग व्हील हो सकता है, ये सारे मोशन में है। मतलब मार्बल गोटी जो चल रही है गति में है, कंटिन्यूस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वो सेम वेलोसिटी, जो भी उसको वेलोसिटी मिली है, उस वेलोसिटी के साथ, उस मतलब स्पीड के साथ वो चलती रहेगी अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट्स अपॉन द ऑब्जेक्ट। जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, मतलब जैसे ये मार्कर मूव करना है, तो ये मार्कर या ये पेन मूव करना है, तो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ और यहाँ से वहाँ कर रहा हूँ। तो जैसे वो रोलिंग मार्बल है वगैरह, तो मैं रोक रहा हूँ तो वो रुकेगी, वरना वो तब तक सालों सालों, चाहे 5 साल 10 साल जाए, रोलिंग होती रहेगी। मार्बल हो चाहे व्हील हो, रोटेटिंग थिंग रोल होती रहेगी, यस, रोटेट होती रहेगी, यस। तो जब तक अनलेस नेट फोर्स एक्ट्स अपॉन द ऑब्जेक्ट, जब तक हम नेट फोर्स को लाते नहीं है, मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ में नेट फोर्स थोड़ा पैसिव है, ये प्रैक्टिकल में आया नहीं है एंट्री में, जैसे वो सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ पे आता है। तो नो नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, ये हमेशा माइंड में, बैकग्राउंड में आपके याद रखना कि कोई नेट फोर्स नहीं है न्यूटन का फर्स्ट लॉ जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो। और एक चीज़ आपको कोई बच्चा भी बोल देगा कि सर वो तो जो चीज़ मोशन में है वो कंटिन्यू रहती है मोशन में, तो ये तो सर गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मार्बल जो है वो रुक जाता है, व्हील जो है रोटेट होता हुआ, रोलिंग होता हुआ वो रुक जाता है। तो यहाँ पे कौन रोल प्ले करता है? फ्रिक्शन और एयर रेसिस्टेंस। ड्यू टू एयर रेसिस्टेंस एंड फ्रिक्शंस इट स्टॉप्स समवेयर, इट स्टॉप्स, रुका देता है मार्बल को। जो यहाँ पे नहीं सोचना है, इग्नोर करना है वाइल यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये चीज़, ये फ्रिक्शन, एयर रेसिस्टेंस, ये सब फोर्स है ही नहीं, ये याद रखना है। तब जाके आपका वो ऑब्जेक्ट जो कि मार्बल है मोशन में रहेगा, कंटिन्यू रहेगा विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, सालों साल कंटिन्यू रहेगा। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोल रहा है कंपेयर टू फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ। ये सेकंड लॉ थोड़ा सा स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो देख लेते हैं ये लॉ क्या बोल रहा है। व्हेन अ नेट फोर्स, देखो नेट फोर्स की एंट्री आ गई, अभी फोर्स लगाना ही है सेकंड लॉ पे। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एक्सिलरेट, सो सेकंड लॉ इज अबाउट एक्सिलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सिलरेट कहाँ पे होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, जहाँ पे आपने फोर्स लगाया है। मतलब बैटर है, बैट्समैन है जो बैटिंग कर रहा है, तो उसने जिस डायरेक्शन में स्ट्रेट ड्राइव मारा, तो यार आपका बॉल जो है, ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट ही जाएगा। थर्ड मैन की तरफ मारा तो थर्ड मैन की दिशा में जाएगा। जहाँ पे भी मार रहे हो बॉल, गोल कीपर की तरफ मार रहे हो तो गोल की उस दिशा में जाएगा। आप जिस दिशा में फोर्स लगा रहे हो उस दिशा में उसका एक्सीलरेशन होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा। जो भी जिस ऑब्जेक्ट पे आप लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, बॉल पे लगा रहे हो यहाँ पे, तो एक्सीलरेशन उस दिशा में होता है। इतना सिंपल है, जहाँ पे मारना है बॉल को, एकदम हुक करके देना है, तो उस दिशा में जाएगा। इतना सिंपल है। बैट्समैन का एग्जाम्पल बहुत सिंपल है समझाने के लिए। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the magnitude of net force, again they are talking about acceleration। तो ये एक्सीलरेशन जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, किसके साथ? फोर्स के साथ। मतलब जितना फोर्स आप लगाओगे उतना एक्सीलरेशन होगा। जितना ज़्यादा फोर्स अगर ज़्यादा लगाए तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। फोर्स कम लगा रहे हो 10 का, तो एक्सीलरेशन भी 10 का उस हिसाब से कम रहेगा। मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब ऐसा कि भाई फोर्स अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, फोर्स बढ़ा रहे हो, तो एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा। अब देखते हैं और क्या बोल रही है।
एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा उल्टा चलेगा किसके साथ, टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास के साथ एक्सीलरेशन उल्टा। पूरा लॉ एक्सीलरेशन ही बता रहा है कि भाई एक तो एक्सीलरेट करेगा, जिस दिशा में आप फोर्स लगाओगे उस दिशा में जाएगा, बहुत सिंपल है। और अब ये मास, अगर मास आप कम करोगे तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, मास आप बढ़ाओगे तो एक्सीलरेशन कम होगा। सिंपल सी चीज़ है यार। आप बॉल है, बॉल जो भी शेप का रहता है वो अगर वाटरमेलन शेप का कर दिया, बड़ा कर दिया, या कोकोनट का शेप का कर दिया, तो आपका एक्सीलरेशन कम होगा। एक्सीलरेशन कम होगा मतलब फोर्स आपका कहीं पे कम होगा। तो ये चीज़ समझा रहे हैं। जैसे यहाँ से समझो, फिर फॉर्मूला मैथमेटिकल टर्म में समझो कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एफ, एफ इज़ फोर्स, एम इज़ मास। तो ए जो है एक्सीलरेशन, फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन रख रहा है। फोर्स बढ़ा दिया एक्सीलरेशन बढ़ेगा, फोर्स बढ़ा दिया आपने, ताकत, मस्कुलर ताकत बढ़ा दी तो एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बदलेगा, बढ़ेगा वो। और मास जो है, आप शेप जो है बड़े कर रहे हो, छोटे कर रहे हो, यहाँ पे मान लो छोटा कर रहे हो, जो भी बड़ी चीज़ है उसको छोटा कर रहे हो, तो और मतलब एक्सीलरेशन से दौड़ेगा वो, उसका एक्सीलरेशन बढ़ेगा। तो ये चीज़ है, मास के साथ इन्वर्स रिलेशन रखता है और फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है। एक और चीज़ है, ये सेकंड लॉ मोमेंटम के हिसाब से भी एक्सप्लेन किया जाता है कि फोर्स, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब आप इस फॉर्मूला में ही देखो कि यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल टू एम ए। एम तो मास है, ए एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन जैसे आप प्रोनाउंस करो। तो एक्सीलरेशन इज v, व्हाट इज़ द फॉर्मूला, v माइनस यू अपॉन टी। v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है। तो कहीं पे ये पता चल रहा है कि ये एक्सीलरेशन भी जो है इनवर्स रिलेशन रखता है t के साथ, टाइम के साथ। टाइम बढ़ाओ तो एक्सीलरेशन कम होगा, एक्सीलरेशन कम तो फोर्स भी कम। जैसे न्यूटन के सेकंड लॉ एक्सप्लेन करते टाइम एग्जाम्पल दिया जाता है, भाई एथलीट जो है हाई जंप मारते हैं, तभी वो बेड जो रहता है वो मतलब कुशन वगैरह का रहता है, हल्का सा रहता है, या सैंड बेड रखते हैं, तो उससे टाइम बढ़ता है, टाइम बढ़ता है। या एकदम सिंपल एग्जांपल, जब हम बॉल कैच करते हैं तो हम कैसे हाथ थोड़ा पीछे खींच लेते हैं, तो टाइम बढ़ा के लेते हैं फॉर फ्यू सेकंड्स, 2 सेकंड का 4-5 सेकंड्स। अगर टाइम नहीं बढ़ा के लिए तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा, एक्सीलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, फटका बैठेगा हाथ को। आपने फील्डर रहोगे तो आपने ये एक्सपीरियंस किया रहेगा। तो हाथ पीछे खींच लेते हैं इसके लिए कि टाइम बढ़े। टाइम बढ़ाया, एक चीज़ बढ़ाया, टाइम इनवर्स रिलेशन है, तो देखो एक्सीलरेशन कम हुआ। एक्सीलरेशन कम हो रहा है तो ये देखो फॉर्मूला में जैसे फोर्स कम हो रहा है, फोर्स कम हो रहा है तो एक्सीडेंट नहीं होंगे, दुर्घटना नहीं होगी। इतना सिंपल है सेकंड लॉ। जैसे आपको कोकोनट ब्रेक करना है, फटाक से करो, टाइम कम लो, थाड़ करके टाइम कम लो। अगर टाइम कम लेते हो तो एक्सीलरेशन बढ़ गया, कोकोनट ब्रेक हो जाएगा यार, क्योंकि फोर्स बढ़ गया, दोनों डायरेक्ट रिलेशन में है। तो इस टाइप से सेकंड लॉ बड़ा आसान है, सिंपल है, इट्स अबाउट एक्सीलरेशन। देखो एक्सीलरेशन वही डायरेक्शन में होता है, ये बैट्समैन का एग्जांपल बेस्ट है। और ये याद रखना, A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, ये डायरेक्ट रिलेशन है। फोर्स बढ़ा दिया एक्सीलरेशन बढ़ेगा, मास बढ़ा दिया तो एक्सीलरेशन कम होगा, इनवर्स मतलब उल्टा, एक चीज़ बढ़ाई तो दूसरी कम, इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन मतलब एक चीज़ बढ़ाई दूसरी भी बढ़ती है, एक चीज़ वही चीज़ कम की तो दूसरी भी कम होगी, डायरेक्ट रिलेशन। अब आते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, जो कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है सेकंड लॉ से। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ ये बोल रहे हैं वेन एवर वन ऑब्जेक्ट इज एग्जर्टिंग अ फोर्स ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करता है, जैसे मार्बल पे मार्बल मारो दूसरी, इस टाइप का फोर्स, द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज साइमल्टेनियसली एग्जर्टिंग एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट। कोई भी एग्जाम्पल लो, अगर आप दीवार पे या किसी को मारना चाह रहे हो, आई हेट वायलेंस, बट मान लो आप अगर इस तैयारी में है कि किसी को बुक्का मारे, किसी को टच करना है,
तो जितना जोर आप लगाओगे, देखो न्यूटन का थर्ड लॉ बोल रहा है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वहाँ से भी आएगा। दीवार को भी मार रहे हो, वॉल पे मार रहे हो बुक्का, तो दीवार भी आपको उतना ही फटका देगी, उतना ही फोर्स वो एग्जर्ट करेगी। इतना सिंपल है। एक बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे आप मतलब चलाते तो नहीं हो, लेकिन कोई गन चला रहा है। गन होता है, गोली होती है, गोली जिसको बुलेट कहा जाता है। तो जितना स्पीड से बुलेट जाएगी उतना ही पीछे अपोजिट प्रेशर एग्जर्ट होगा, फोर्स एग्जर्ट होगा। आपकी गन भी जो है, बंदूक भी जो है, वो रिकॉइल होगी, थोड़ी सी पीछे आएगी। हाँ, क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है, तो इसलिए थोड़ी सी, और बुलेट आपकी काफ़ी आगे जाएगी। लेकिन ये चीज़ होती ही है। जैसे कोई रॉकेट या मतलब सैटेलाइट आपको भेजना है स्पेस में ऊपर, तो आप जो फ्यूल है वो एग्जर्ट करेगा, फ्यूल आपका जो है एग्जर्ट करेगा, गैस वगैरह रिलीज़ होंगे और वो डाउनवर्ड जाएंगे। उसके अपोजिट प्रेशर अपवर्ड आएगा, जबकि आपका जो भी रॉकेट है या सैटेलाइट्स आप भेज रहे हो वो ऊपर जाएगा। तो डाउनवर्ड अपवर्ड एग्जैक्टली इक्वल अपोजिट फोर्स देते हैं ये न्यूटन का थर्ड लॉ। भाई हमेशा याद रखना, किसी पे भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उतना ही फोर्स उसकी तरफ से भी आएगा। न्यूटन जी की बात याद रखना, ये तो फटका आप पे भी गिर सकता है, संभल के भाई। और थर्ड लॉ में बस आपको ये याद रखना है, पेयर ऑफ अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे दोनों अलग है, दीवार अलग है, हमारा हाथ अलग है। फुटबॉल खेल रहे हो तो आपका फिट अलग चीज़ है और बॉल अलग चीज़ है। तो जितना बॉल को मारते हो उतना ही फिट को भी लगता है, हाँ लगता है। तो दोनों अलग चीज़ है, एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं हो रहा है ये। सो दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सो दे डू नॉट कैंसल और बैलेंस ईच अदर। इसीलिए ये फोर्स कैंसल नहीं होता, बैलेंस नहीं होता। अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे होता तो ये कैंसल या बैलेंस हो सकता था, हाँ हो सकता था। लेकिन यहाँ पे दो अलग ऑब्जेक्ट है न्यूटन के थर्ड लॉ में। तो इस टाइप से ये न्यूटन के बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है, आपको आने ही चाहिए न्यूटन के ये फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अभी मैं इनके थोड़े न्यूमेरिकल्स और काइनेमेटिक इक्वेशंस पे जो सम्स है वो भी लेके आने वाला हूँ। तो आप पकड़े रहना, टच में रहना, अभी और वीडियोस बनाऊँगा। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।